हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने सेलिना पब्लिकेशन का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, उसका बी पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलरेडी पहले बता दिया है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट था वो डिस्कस किया था, जिससे मैंने आपको ये बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप कैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन है क्या। तो उससे पहले पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन है क्या। देखिए, जब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, होता है ना, ये आपका होता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो जब मैंने आपको पहले बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे दो एक्सिस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है। एक आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो जो वेलोसिटी है वो हम वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं, फिर हम एरो लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेरे पास टाइम, इसका यूनिट सेकंड है। और हम एरो ऐसे लगाते हैं, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जो ऐसा यूनिट है उसका मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है। तो देखिए, ये मेरा कर्व है जिसके बारे में बात करो। ठीक है, ये मेरा एक कर्व है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखो, अभी प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जैसे जैसे ही ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन निकालने के लिए आपको इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको जब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करवाया था तो उस केस में बताया था कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस अप्रोच का इस्तेमाल करके हर ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इन जनरल मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी किसी भी कर्व का हमें स्लोप फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, और कोई भी वो दो पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है वो मेजर कर लेते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या है उसको मेजर कर लेते हैं। जैसे कि पहले वाले पॉइंट का T1 V1 है और दूसरे का आपके पास T2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मान लेते हैं V2 आ जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रायंगल को क्रिएट करना। क्या करते हैं, हम ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं। उस ट्रायंगल का ये जो परपेंडिकुलर इसकी जो लेंथ है ये वाली मेजर हम करते हैं, इवन जो बेस है इसका ये हम मेजर करते हैं। तो देखिए, ये कैसे मेजर होगा, V2 जो है वो ऊपर से नीचे तक है, दिस इज V2। V1 है यहां से यहां तक, मुझे चाहिए होता है सिर्फ इतना लेंथ। तो ये क्या हो गया, V2 माइनस V1। उस तरह T2 का मतलब होता है यहां से यहां तक, T1 का मतलब होता है यहां से यहां तक, हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है। तो मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो ये बन जाएगा आपका T2 माइनस T1। ठीक है जी। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस को x एक्सिस के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब v2 माइनस वी1 अपॉन T2 माइनस T1 कर देंगे। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा स्लोप मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टाइम टेकन। तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो कि स्लोप है वो क्या दे रहा है आपका, वो दे रहा है आपका एक्सेलरेशन। तो प्लीज हमेशा याद रखना कि अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका एरिया अंडर कर्व निकालता हूं तो हम उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हम उस कर्व का स्लोप फाइंड करें तो उससे मुझे मिलती है मेरी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। और इस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव इंक्रीज इन वेलोसिटी। और अगर मान लीजिए आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब है योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और उन एग्जांपल्स के अंदर मैं आपको फाइंड करवाऊंगा उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड साथ ही साथ मैं उसका स्लोप फाइंड करके भी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जो डिफरेंट केसेस हमने करने हैं उसमें सबसे पहला केस हमारा ये है कि अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए अब हम वही देखते हैं।
ऑलराइट, अब आप देखिए इस ग्राफ में साफ साफ देख सकते हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जब आपका टाइम था 1 तब वेलोसिटी क्या दिखा रहा है 4, जब टाइम आपका 2 है वेलोसिटी क्या दिखा रहा है 4, जब टाइम आपका 3 है वेलोसिटी क्या दिखा रहा है 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है, वो कार मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड वो अपनी स्पीड चेंज कर ही नहीं रहा। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कभी भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। और अगर मैं उसको ड्रॉ करूं, जैसे इसके बाद यहां आ जाएगा 5 की बात करूंगा तो मेरा पॉइंट यहां आ जाएगा, तो टाइम बढ़ रहा है बट जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और जब मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक लाइन मिलती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब मुझे दोनों चीजें करनी है, मुझे इस पर्टिकुलर कर्व का एरिया अंडर कर्व भी फाइंड करना है और मुझे इसका स्लोप भी फाइंड आउट करना है। अगर मैं एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा तो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो वो मुझे इसका एक्सेलरेशन देगा। प्लीज हमेशा ये बात याद रखना। क्लियर? तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की। तो जब हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की तो उसका मतलब होता है ये वाला सारा हिस्सा, वो एरिया जो इस कर्व के अंदर इनक्लोज्ड है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में। ठीक है, ये कर्व और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जितना भी आपको दिख रहा है पार्ट, इस सारा एरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखने में क्या नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एक लेंथ है आपके पास 5। कैसे पता, ये देखिए मैक्सिमम 5 है, ये 0 है, तो 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा। और एक इसकी जो लेंथ है ये वाली वो है 4। कैसे पता लगा, ये 4 है, ये 0 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका एरिया अंडर कर्व निकालना ही है तो एरिया अंडर कर्व अगर मुझे निकालना ही है तो वो क्या आएगा, वो आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ कितना है मेरा, हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ जाता है 5, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 4, आंसर कितना आ गया 20 मीटर। सो 20 मीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है इस केस में पॉजिटिव आएंगे। क्लियर? तो ये है आपका एरिया अंडर कर्व। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। देखिए अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, और आप देख सकते हो कि वेलोसिटी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आपका डिस्टेंस भी है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसके साथ लाइन बनानी होती है, इस कर्व के साथ। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं एक लाइन मान लीजिए यहां पर एक लाइन है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कैसे बनेगी, वो इसी के ऊपर बन जाएगी, है कि नहीं है। देखिए अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो वो किस पे बन जाएगी, वो इसी के ऊपर ही बन जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, तो आप बोलोगे 0 डिग्री, क्योंकि ये तो इसके ऊपर बन गई। तो अगर किसी भी कर्व का एंगल नहीं है ना तो उसका मतलब है उसका स्लोप भी नहीं है, तो इट हैज नो स्लोप। और क्योंकि इसका कोई स्लोप नहीं है, इट्स स्लोप इज 0, देयरफॉर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या आ जाएगी 0। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन 0 ही होती है। आई होप आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आ गया होगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट केस बताता हूं। सो नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ये बेसिकली एग्जांपल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। कैसे, अब आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप खुद इस बात को जज करो, देखो हो क्या रहा है कि जब टाइम आपका 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो देखिए पहला पॉइंट आपका यहां बन जाएगा। फिर कहता जब टाइम आपका 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी आपकी 10 है। पहले आप ये देखिए प्लीज, वाई एक्सिस में मैंने क्या बनाया, वेलोसिटी विद इसका यूनिट, एक्स एक्सिस में क्या दिखाया, टाइम विद इस यूनिट। उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर का गैप लिया मैंने, और इनके देखो गैप की वैल्यू सेम है, देखो इनके मुझे 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो गैप सेम है। अगर 10 लिया है तो 10 10 का गैप है थ्रू आउट। दिख रहा है ना आपको? चलिए अब आप आगे देखते हैं। सो जब टाइम आपका 1 था तो वेलोसिटी 10 थी, टाइम आपका 1 था वेलोसिटी 10 थी, देखिए ये आपका पॉइंट बन गया। जब टाइम आपका 2 था ये 20 हो गया, टाइम आपका 3 था तो ये 30 हो गया। ऐसे करते करते हमने सारे पॉइंट्स बना लिए। फिर क्या करना होता है, फिर सभी पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे दो चीजें फाइंड करनी है। पहला, मुझे इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर कर्व। तो कर्व कौन सा, ओपी कर्व की बात हो रही है। तो आप खुद देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जितना पार्ट आपको दिख रहा है, सारा का सारा एरिया अंडर कर्व है। मतलब देखने में क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया लगाऊंगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका बेस, ये बेस है। तो ये 8 है, ये 0 है, 8 माइनस 0 करूंगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। अब बात करते हैं हाइट की। सो ये बेसिकली आपका हाइट है ना। तो वर्टिकल है तो वर्टिकल वैल्यूज देखूंगा, तो 0 और 80 है ना। तो 80 माइनस 0 दैट इज 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा। क्लियर जी। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 320 मीटर। तो देखिए ये तो आ गया आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना वो कवर करेगा। अब बात करते हैं इसके स्लोप की। ठीक है, अब स्लोप कैसे फाइंड करें। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको दो पॉइंट कंसिडर करने होते हैं। तो सबसे पहले काम करने दो कि मैं ना इसका ये जो कर्व है थोड़ा साफ कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मुझे इसका निकालना है स्लोप। तो पहली बात, अगर लाइन आपका स्ट्रेट है तो मैंने पहले भी बताया था, आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर सकते हो अपनी मर्जी के। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक मैं ये पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, एक बार मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, एक मैं ये पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, और एक मान लेते हैं मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ट्रायंगल क्रिएट करो। लीजिए जी, मैंने आपके सामने यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। तो ये जी मेरा यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। ठीक है जी, दिख रहा है आपको अच्छी तरह। तो ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, तो ये मेरा एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस वर्टिकल का लेंथ निकालना है और इस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका लेंथ निकालना है। तो पहले वर्टिकल की बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 70, और इसके नीचे वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है, 20। तो 70 माइनस 20 ये इसकी वैल्यू है। तो 70 माइनस 20 कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। तो ये लेंथ जो है ना ये 50 आ गई मेरे पास। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। ठीक है, सो इस वाले पोर्शन में अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से तो क्या मुझे मिलेगा कि यहाँ पर, एक मिनट, देखिए ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर है दैट इज 2। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, 7। तो ये जो गैप है इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास, 5। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 5 आ जाती है। क्लियर। सो ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का इसका मतलब होता है दैट इज वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस की वैल्यू बेसिकली। सो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है 50, एक्स एक्सिस की वैल्यू 5, आंसर क्या आ गया 10, साथ में बस लगा दूंगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा होता भी क्यों, क्योंकि देखो 50 क्या है, 50 आपका मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और नीचे टाइम का सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो आंसर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन जाता है। क्लियर। तो अब क्योंकि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि मैं टेबल में आराम से देख भी सकता हूं। क्लियर है जी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं जिसमें आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि जो ग्राफ है, जो कर्व है आपका, वो नीचे की तरफ गिर रहा है ना। अब नीचे की तरफ गिरने का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने का मतलब होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम हो रही है जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है। अब फिर से दो बातें कि मुझे इसमें क्या निकालना, एरिया अंडर कर्व, और दूसरा मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा। तो पहले हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। एरिया अंडर कर्व मतलब ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला सारा एरिया जो है ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। सो देखिए कैसे करेंगे, तो हम करेंगे एरिया अंडर कर्व। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ लगा दिया। बेस की पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये बेस है आपका यहां से लेके यहां तक, तो 4 माइनस 0 आंसर 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। हाइट की बात कर रहा है, देखिए तो यहां से लेके यहां तक की हाइट की बात हो रही है, तो 0 है, ये 40 है। 40 माइनस 0 यहाँ पे 40 आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपका आ गया 80 मीटर। तो ये तो देखिए आपका एरिया अंडर कर्व आ गया। कोई डाउट नहीं है ना, बहुत इजी है। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, एरिया अंडर कर्व आ गया, आंसर आपका आ गया 80 मीटर। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्लोप के बारे में। तो पहले मैं इस सभी को इरेज कर देता हूं। तो जब हम बात करते हैं स्लोप के बारे में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना इसलिए। तो एक तो मैं पॉइंट लेता हूं जो कि बिल्कुल 30 के सामने है, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, और एक ले लेता हूं जो 10 के सामने है, 10 के सामने एक ये वाला ले लेता हूं। इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 1। नाउ स्टेप नंबर 2,
ट्रायंगल क्रिएट करते हैं जी। लीजिए आपका ट्रायंगल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इस वर्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे इस हॉरिजॉन्टल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर जी? कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं टाइम के साथ चलूंगा, हमेशा जब भी रीडिंग लेनी टाइम के साथ लेनी होती है। मतलब बताता हूं, पहले मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लेनी है, फिर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लेनी है। ये हमें बेसिकली यहां पे करना है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अगर देखें चलता जा रहा हूं मैं, तो ये बाद में आ रहा है और ये पहले आ रहा है, तो बाद वाले में से पहले वाली वैल्यू माइनस करते हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं इस केस में मान लीजिए स्लोप फाइंड करता हूं, स्लोप, ठीक है जी, तो कैसे करूंगा? तो पहले हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस मतलब होता है ये, तो इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 10 है। तो मैं करूंगा 10 माइनस, और फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 30, तो 30 आ जाएगा डिवाइड बाय, फिर आता है एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। चलिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट बाद में था, तो ये वाले में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? 3, तो नीचे आ जाएगा 3 माइनस, उसके बाद पीछे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? 1, है ना, इसके जस्ट नीचे 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -20 डिवाइड बाय माइनस, सॉरी नॉट माइनस, +2, आंसर आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अब आप देखिए साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि इस केस में जो स्लोप है आपका माइनस मतलब नेगेटिव में आया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिटार्डेशन को, जो ये भी बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आपको एरिया अंडर कर्व और स्लोप निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक बिल्कुल अलग सी सिचुएशन, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, और ये पॉसिबल है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं आपको। सपोज करो जो गाड़ी है वो पहले ही आपकी मूव कर रही थी विद 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा था, फिर जैसे मैंने इसकी टाइमिंग स्टार्ट करी ना, फिर इसने एकदम से रेस पकड़ लिया, तो इसकी लगातार एक्सेलरेशन बढ़ने लगी, तो इसकी लगातार जो वेलोसिटी है वो बढ़ने लग गई आपकी। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में ऐसा ग्राफ बनेगा। अब हम जरा ग्राफ को रीड करें। कहते जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 10 थी, तो इसका मतलब होता है कि इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड से चलता आ रहा था। उसके बाद टाइम जो बढ़ना शुरू हुआ, मतलब जब मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, तो हर ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी जो 5-5 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड थी वो बढ़नी शुरू हो गई। 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20 से 20, 25, 25 से 30, 30 से 35, तो ये लगातार जो है इसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो देखिए ग्राफ भी वैसे बना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो तब 0 था तो इसकी वेलोसिटी 10, तो पहला बन गया। जब 1 था तब बना ये आपका 15, तो देखो 10 और 20 के बीच में 15 आता है, तो ये लाइन बनी। उस तरह 2 पे बनाया, फिर 3 पे बनाया, फिर 4 पे बनाया, फिर 5 पे बनाया, तो ग्राफ देखो ऐसा बन गया। ग्राफ कहीं से भी निकले अगर स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ओके, इसमें भी सब कुछ वैसे ही करना था। पहले एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। तो एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे? देखिए बड़ा आसान है। जैसे मैंने वो कहा, ये कर्व दिख रहा है आपको ए बी, ये सारा एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा? देखिए जब मैं बात करता हूँ एरिया अंडर कर्व की, तो आप देख सकते हो ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसमें ये और ये पैरेलल साइड है, तो इसका मतलब ओ ए प्लस बी डी, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ओडी। सो गाइज अगर आज के लेक्चर में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो को देखना, उसमें मैंने सब बताया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कैसे हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, कैसे हम स्लोप निकालते हैं, वो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में के जो वीडियो है उसमें देख सकते हो। तो मैंने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई हुई हैं, इसलिए आज मैं थोड़ा सा आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए हाफ इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू आ जाएगा ओ डी। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब देखिए, सो हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू क्या है? 10, ठीक है, प्लस बी डी की वैल्यू क्या है? देखिए इसके वर्टिकल लेंथ है तो 35, सो 35 आ गया, इंटू ओ डी क्या है बेटा? ये आपका ओ डी है, देखो ये वाला। सो ये कितना आ गया आपका? 5। सो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 45, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया 5 25 एंड दैट इज 225, 225 डिवाइड बाई 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 112.5। तो 112.5 मीटर ये है आपका एरिया अंडर कर्व, जो कि इस केस में इसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन के बारे में, तो देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना है स्लोप। अब स्लोप अगर आप कैसे देखेंगे, मैंने कहा ना पहले ट्रायंगल बनाओ, तो ऐसे करते दो एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ऑलरेडी आपका जो ट्रायंगल है वो तैयार है, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है। तो स्लोप अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है जी। ओके, सो पहले हम बात करते हैं बी सी की। तो मुझे ये लेंथ चाहिए, तो सी के सामने क्या वैल्यू है 10, बी के सामने क्या वैल्यू है 35। तो इसका मतलब हुआ 35 माइनस 10, आंसर क्या आ जाएगा 25। तो पहले तो हमने ये ले लिया, क्लियर। अब हमने ये वाली लेंथ पता करनी थी। तो सी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 0। तो 5 माइनस 0 5, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 5 आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आप देख भी सकते हो ना, हर बार 5 जो मीटर पर सेकंड है उसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है इन एवरी सेकंड। तो इसलिए तो इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब आखिर में हम एक बहुत अनयूजुअल सा ग्राफ देखेंगे, ठीक है, और अब हम उसको समझेंगे। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। देखिए इस ग्राफ को कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए सिचुएशन मैं आपको पहले बता देता हूं। हुआ ये है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक बॉल है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मैंने उसको ड्रॉप किया, सिंपल ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, इसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, यहां आके क्या आ गया, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम आ गई। तो मान के चलते हैं कि इसकी, और आपको पता है जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी से गिरता है, हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। और जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये बताती है कि हर सेकंड के साथ इसका 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले सेकंड में मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में वही 20 हो जाएगा, अगले में 30 हो जाएगा, अगले में 40 हो जाएगा। तो लगातार जो है आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जा रही है। फिर वो जमीन के साथ स्ट्राइक किया, टकराने के बाद वो वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है। अब हम आइडल केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो जब ये यहां पहुंचता है तब उसकी स्पीड हो चुकी होती है 50 मीटर पर सेकंड, जब यहां से वापस जाएगा तब भी होगी उसकी 50 मीटर पर सेकंड। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें प्लस और माइनस का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। क्योंकि प्लस का मतलब होता है इट इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और माइनस का मतलब होता है इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो जैसे वो टकरा के वापस गया तो उसकी स्पीड अभी भी 50 है, बट मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। सो देयरफॉर जो ग्राफ है वो -50 से शुरू होता है कि टकराया, ये जो आप देख रहे हो ना बीसी की लाइन, ये इस पॉइंट पे ये टकरा के वापस जाने वाला है। तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बारे में बात हो रही है। उसके बाद फिर से 10 के हिसाब से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी, मतलब विद एवरी 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है। तो -50, फिर -40, -30, -20, ऐसे करते करते वापस हो गया। तो देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, -40, -30, -20, फिर 10, फिर लास्ट में 0। तो ये एक्चुअली इस ग्राफ का मतलब है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस ग्राफ के अंदर मैं इसका डिस्टेंस भी पता करूंगा, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी पता करूंगा, और साथ ही साथ इसका स्लोप पता करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको अब करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया अंडर ओ बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे साफ साफ कि ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेटा हाफ इंटू बेस क्या है, ये बेस 5 का है, तो 5 लगा दिया। हाइट कितना है बेटा मेरा, हाइट यहाँ पे कितना 50 का, मैंने 50 लगा दिया। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जब आप इसको सोल्व करके देखिए ये आ जाएगा आपके पास 25, तो ये आ गया 125। ठीक है, मीटर लिख देता हूं यहाँ पे मैं इसको, 125 आ जाता है। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे एरिया अंडर सी डी। जब हम सी डी के एरिया अंडर करके बात करते हैं तो बेसिकली मतलब होता है वो इस बारे में बात कर रहा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो फिर से क्या नजर आ रहा है यार, ये तो बिल्कुल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए जब हम जल्दी से इसका जो बेस है वो देख लेते हैं, तो कि ये इसका बेस है, तो ये 10 है, ये 5 है, 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हाफ इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट देखेंगे यहाँ पे। अब आपने -50 +50 ऐसा कुछ नहीं देखना, चुपचाप अपना प्लस लगाइए, क्योंकि अभी हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, बाद में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बिल्कुल आज वैसे ही करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, 50 डाल दूंगा, सोल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 125 मीटर। क्लियर हो गया। अगर मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मतलब ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के एरिया को प्लस कर दो। 125 125 आंसर क्या आ जाएगा 250 मीटर आपका राइट आंसर है।
लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने आपको कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है उसको पॉजिटिव लेना है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है वो नेगेटिव लेना है। तो मतलब 125 माइनस 125, आंसर क्या आ गया आपका 0, जो बिल्कुल फेयर इनफ है। अगर कोई चीज टकरा के नीचे आके दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 आ जाएगा ना। तो इसी वजह से ये क्या हुआ 0 है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करें, वो तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी होता है, तो ऊपर से नीचे आया 125, नीचे से ऊपर गया 125, टोटल कितना आ गया 250। तो इस तरीके से इस ग्राफ के अंदर मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। क्लियर। अब मैं निकालता हूं इसका स्लोप। तो देखिए हम इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो अब मुझे इसका बेटा क्या फाइंड करना है, मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है। देखिए स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो स्लोप मैं किसका फाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले एक काम करते हैं ओबी का फाइंड करते हैं। ठीक है, ओबी का फाइंड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ओबी केस में आप देख सकते हो बेटा, देखो ये ट्रायंगल ऑलरेडी आपका बना हुआ है। मैं कोई भी दो पॉइंट ले सकता हूँ, तो बेटर के दो एक्सट्रीम ले लूँ, तो क्योंकि ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है तो वो निकालना आसान है आपका। ठीक है, सो ऑलराइट जी। सो ये आ जाएगा बेटा आपका बी ई डिवाइडेड बाय ओ ई। बी ई मतलब ये, ओ ई मतलब ये। ठीक है, बी ई कितना है, इट इज 50 माइनस 0 मतलब 50। ओ ई क्या है, ओ ई के हिसाब से चलूँ तो इस केस में आ जाएगा 5 माइनस 0, तो दैट विल बी 5। और आंसर आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो आपको मैंने बताया था ना कि विद एवरी सेकेंड इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं स्लोप। स्लोप किसकी, सी डी की, सी डी की। अब बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सी से डी की तरफ जा रहा हूं, राइट, सी से डी के टाइम के साथ चलना है, तो डी आपका फाइनल वैल्यू है। जो डी है मतलब इसकी वैल्यू पहले लूंगा और सी की वैल्यू मैं बाद में लूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे करूंगा वर्टिकल, दैट इज ई सी डिवाइडेड बाय ई डी। तो ये मुझे करना है। चलिए पहले हम जल्दी से ई सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी 0 माइनस, और अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी है बेटा, प्लस माइनस की वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ वैल्यू लेनी है। तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 50 डिवाइडेड बाय, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास क्या है फर्दर देखो, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर दैट इज 10 माइनस 5, 10 माइनस 5। आंसर क्या आ रहा है, इट इज माइनस 50 अपॉन, माइनस 50 अपॉन 5, आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दो बातें समझा दूं कि आपकी बुक में क्या है और मैंने क्या किया है, मैं दोनों को अलग अलग समझा दूं पहले, नहीं तो भाई तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि बुक में तो सर यहाँ पे प्लस 10 लिखा हुआ है, आपने कैसे कर दिया। मैं आपको बताता हूं। अगर तो मैं फाइंड कर रहा हूं एक्सेलरेशन, क्या फाइंड कर रहा हूं एक्सेलरेशन, तो उस केस में सिर्फ हमें वैल्यूज उठानी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 उठा लिया और यहाँ पे मैंने 0 उठा लिया, तो उसमें मैं प्लस माइनस का कोई भी ध्यान रखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा 0 ऑफ माइनस 50, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं रिटार्डेशन की, क्योंकि मुझे इस केस में दिख भी रहा है रिटार्डेशन की, उस केस में आप साइन कन्वेंशन का ध्यान दोगे। मतलब क्या, आई विल डू 0 माइनस ऑफ -50, अब मैं उसकी रीडिंग्स लूंगा एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, सो दैट विल बी 50 अपॉन 5, आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर आप कहेंगे कि रिटार्डेशन आपकी 10 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ऑटोमेटिकली रिटार्डेशन है, लेकिन जब आपने रिटार्डेशन लिख लिया फिर आप नेगेटिव साइन नहीं यूज कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई करो हमेशा एक्सेलरेशन फाइंड करो, प्लस माइनस को बॉदर ना करो, जो इनकी वैल्यूज है वो उठाओ और अपना आंसर निकालो, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हमने किया कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बताए, और उन सिचुएशंस के अंदर कैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं और कैसे एक्सेलरेशन फाइंड किया जाता है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।